मनुष्य का दिमाग हमेशा बेहतरीन चीज़ों की तलाश में लगा रहता है। उनमें से एक है खाने की चीज़ें। सर्दियों की मौसम में जब ठंडी हवा चलती है तो हमारा शरीर अंदर से गर्माहट चाहता है। इस मौसम में भूख ज़्यादा लगती है, पाचन शक्ति बेहतर होती है। इस मौसम में यदि गर्म और पोषण युक्त आहार खाया जाए तो शरीर को अंदर से मजबूत और एनर्जेटिक बनाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई ऐसी चीज़ खाई जाए जो शरीर को पोषण देने के साथ मजबूत और एनर्जेटिक बनाने का काम करे और साथ में शरीर को स्वस्थ रखने का भी काम करे? तो वो है आयुर्वेदिक च्यवनप्राश। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। महर्षि चरकाचार्य ने हजारों साल पहले चरक संहिता ग्रंथ में च्यवनप्राश का विस्तार से वर्णन किया है, जो आज भी उतना ही व्यवहारिक और प्रभावी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा च्यवनप्राश में इस्तेमाल होने वाली औषधीय सामग्री, इसको बनाने की पारंपरिक और शास्त्रोक्त विधि, इसके नियमित और सही उपयोग से होने वाले फायदे और कब, कैसे, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ माहिती नहीं है बल्कि आपके और आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य का एक ज्ञान है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, च्यवनप्राश बनाने से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स मतलब घटक द्रव्य को हम तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है 10 किलो आंवला। ये देसी आंवला है। ये रस से भरपूर होता है और इसके अंदर रेशे का भाग बिल्कुल कम होता है, इसलिए आंवला का जो पल्प होता है वो बहुत अच्छा बनता है। ये है मिश्री। इसे हम गुजराती में इधर खड़ी साकर बोलते हैं। ये रॉक शुगर होती है और टोटली केमिकल फ्री होती है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और च्यवनप्राश बनाने के लिए यही सबसे अच्छी मिश्री है। ये है गिर गाय का घी। च्यवनप्राश बनाने के लिए मैं यही उपयोग में लेता हूँ क्योंकि इसमें फैट का प्रमाण बहुत कम होता है। ये है पहाड़ी इलाकों में से आया हुआ शहद। ये प्राकृतिक तरीके से लिया हुआ है। जब च्यवनप्राश तैयार होता है और उसके बाद ठंडा करते हैं, उसके बाद ही शहद डालना है। एक प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। अब बात करते हैं च्यवनप्राश का जो काढ़ा बनता है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो ये है 10 मूल क्वाथ का काढ़ा। इसका मिश्रण होता है, वो होता है बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक, पाटला, घंबारी, सालपर्णी, पुष्णिपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। ऐसी 10 वनस्पतियों का मिश्रण होकर ये 10 मूल क्वाथ का काढ़ा है। ये है अष्टवर्ग का काढ़ा। इसके अंदर जो वनस्पति आती वो है जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि। ये भी च्यवनप्राश के अंदर ऐड होगा। और दूसरा भी मैं जो काढ़ा ऐड करता हूँ, इसके अंदर मांसपर्णी, उर्दपर्णी, गुड़ूची, शतावरी, गोक्षुर, ऐसी 17 वनस्पतियों का ये काढ़ा मैंने लिया है। उसके अलावा थोड़ी मात्रा में श्वेत मूसली ऐड करने वाला हूँ ताकि च्यवनप्राश थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक बने और शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ये अलग से मैंने अश्वगंधा का काढ़ा का भुक्का लिया है, वो भी मैं ऐड करने वाला हूँ ताकि शरीर की मांसपेशियों को अच्छे से पोषण मिल सके। और ये है काली सूखी द्राक्ष। इसको मैं इसलिए ऐड करता हूँ कि इससे च्यवनप्राश थोड़ा अच्छा टेस्टी बनता है। ये है प्रक्षेप द्रव्य, मतलब जब च्यवनप्राश की चाशनी तैयार हो जाती है तब ऊपर से इसको डालते हैं। च्यवनप्राश जब तैयार होता है और चूल्हे से नीचे उतारते हैं, उसके बाद ही ये प्रक्षेप द्रव्य डालना है, क्योंकि उससे पहले डाल देते हैं तो इसकी जो पोटेंसी होती है, मतलब जो कार्य करने की क्षमता, वो कम हो जाती है। ये है पिपली चूर्ण। मैंने ये 400 ग्राम की क्वांटिटी में लिया है। ये है दालचीनी का चूर्ण, ये 100 ग्राम जितना है। ये नाग केसर चूर्ण है, ये भी 100 ग्राम जितना है। ये तेज पत्ता चूर्ण है, ये भी 100 ग्राम जितना है। और ये है इलायची चूर्ण, ये भी 100 ग्राम जितना है। अब काढ़ों की प्रमाण की बात करें तो ये मैंने 1.5 किलो जितना 10 मूल क्वाथ का काढ़ा का भुक्का लिया है। दूसरा जो भुक्का है वो भी 1.5 किलो है। अष्टवर्ग है वो 600 ग्राम है। और दूसरे जो काढ़ा का भुक्का है वो 150 ग्राम जितना है। और 150 ग्राम मैंने लिया है काली द्राक्ष,
इन सबको एक भुक्का बना के लगभग 4 किलो जितना काढ़ा का भुक्का तैयार होगा और ये 800 ग्राम जितना प्रक्षेप द्रव्य का चूर्ण तैयार होगा। अब च्यवनप्राश बनाने की शुरुआत करते हैं। लगभग इसमें से 23-24 किलो जितना च्यवनप्राश तैयार होगा। तो चलिए अब च्यवनप्राश बनाने की शुरुआत करते हैं। लगभग इतना बनाने में 10 से 12 घंटे तक का समय लग जाएगा और अकेला इंसान तो इतना बना नहीं सकता है, साथ में 2 और लोगों की भी मदद लेनी पड़ेगी, वो भी अभी तैयार हो रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं च्यवनप्राश बनाने की। सबसे पहले तो मैं एक बड़ा तपेला जाली से बांध लेता हूँ और उसके बाद अब बारी है काढ़ा भिगोने की। एक पानी की बाल्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके काढ़ा भिगो रहा हूँ और धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जाता है। अब मैंने पूरा काढ़ा लेकर पानी की बाल्टी में डाल दिया है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है कि काढ़ा अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स हो जाए और उसके बाद ढककर लगभग 3 से 4 घंटे तक ऐसे ही रखने देना है ताकि ये पानी से अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मुझे आंवला का पल्प तैयार करना है, तो इसके लिए मैं 10 किलो आंवला के हिसाब से 2-2 किलो करके 5 बार प्रेशर कुकर के अंदर उबालने वाला हूँ। अब बारी है आंवला का पल्प बनाने की। इसके लिए आंवला को पहले पानी के साथ उबालना है। तो मैंने पानी से आंवला को धो लिया है और लगभग 2 किलो जितना आंवला लिया है और कुकर के अंदर रख लिया है। अब पानी मिक्स कर लेता हूँ और जितना भी आंवला है ये पानी के अंदर डूब जाएगा और जो भी थोड़ा 2-3 ऊपर बचा है उसको मैं ले लेता हूँ और कुकर को बंद करके गैस स्टोव के ऊपर रख देते हैं। अब गैस चालू करके एकदम हाई फ्लेम रखना है। थोड़ी देर के बाद सीटियां बजने लगती है। लगभग 8 से 9 सीटी बज जाने के बाद इसको हम नीचे उतार लेते हैं और कुकर को खोलने के बाद जो पानी है उसको अलग करना है। ये आप देख सकते हैं आंवला अच्छी तरह से उबल कर सॉफ्ट हो गया है। अब जो उबला हुआ पानी बचा है उसको ऐसे ही एक तपेली में रखना है। जब भी हम काढ़ा बनाएंगे तो काढ़ा में जो पानी डालना है ऊपर से, उसके लिए ये पानी काम आएगा क्योंकि इसके अंदर आंवला के कई न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करना भी अच्छा रहेगा। अब मैंने आंवला को अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब बारी है आंवला को छानने की। तो मैं ये जाली के ऊपर रख देता हूँ। नीचे बड़ा तपेला है, ऊपर जाली बांधी हुई है। अब आंवला के अंदर से एक एक बीज दूर करना है। बीज दूर हो जाने के बाद इसको मैं हाथों से रगड़ता हूँ जाली के ऊपर। तो जो आंवला का पल्प होगा वो तपेले के अंदर ही गिर जाएगा और जो रेशे का भाग होगा वो ऊपर ही रहेगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके हम रेशे दूर कर लेते हैं। ये जो दूसरा बाकी बचा हुआ आंवला था वो भी मैंने ले लिया है, उसके भी बीज भाग दूर कर रहा हूँ। एक एक करके सभी बीज दूर करना है और बीज को रखना नहीं है, उसको फेंक देना है, वो किसी काम के नहीं रहे अब। और उसके बाद सभी जो आंवला है उसको अच्छे से रगड़ना है। ये आप देख सकते हैं अब सभी बीज दूर कर दिए और इसको मैं हाथ से रगड़ रहा हूँ। ये पल्प था वो तपेले के अंदर चला गया और जो रेशे का भाग ऊपर बचा है उसको फेंक देना है। अब ये 10 किलो आंवला का लगभग 7 किलो जितना पल्प तैयार हुआ है। उसके अंदर अब गाय का घी डालना है। मैं लगभग 700 ग्राम जितना गिर गाय का घी इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ। ये पूरा घी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब घी पल्प के साथ मिक्स हो गया है और मैं इसे गैस के चूल्हे के ऊपर चढ़ाकर एकदम हल्की फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है और तवे चलाते ही रहना है। ये मेरे दोस्त है ईश्वर भाई, अच्छे इंसान है और जब भी हम संडे के दिन च्यवनप्राश बनाते हैं तो मेरी मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के चले आते हैं। अब जैसे जैसे हम तवे चलाते रहते हैं और पकाते रहते हैं, वैसे वैसे
ये पल्प गाढ़ा होता जाता है और अंदर से पानी का भाग भी जलने लगता है। ये आप देख सकते हैं अब गाढ़ा हो गया है और पानी का भाग लगभग बहुत कम हो गया है। अब तो लगभग 2 घंटे के बाद पानी लगभग अंदर से जल गया है और घी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। अब तो अंदर से पूरा घी निकलने लगा है और पानी बिल्कुल जल गया है। तो भी हम थोड़ी देर इसकी अच्छे से सिकाई करेंगे। अब मैं इसको स्टील की एक तपेली के अंदर लेकर अलग से रख लेता हूँ और अब हम शुरुआत करते हैं काढ़ा बनाने की। जो 4 किलो काढ़ा का बुक्का था उसके अंदर 50 लीटर जितना पानी मिक्स किया है। अब काढ़ा भी अच्छी तरह से उबलने लगा है। इसके अंदर भी हम बार बार तवेता चलाते रहते हैं ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। अब तो इसके अंदर से पानी भी कम होने लगा है, तो भी हम थोड़ी देर उबालते रहते हैं और उसके बाद इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। जो काढ़ा का बुक्का और काढ़ा का पानी दोनों अलग हो जाएगा। ऐसे करके हम अलग करते हैं। काढ़े का लिक्विड पूरा फिल्टर होने के बाद उसको एक बड़े तपेले में चाशनी बनाने के लिए गैस के मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है। अब बारी है चाशनी बनाने की। उसके लिए जो काढ़ा का उबला हुआ पानी था वो हमने तपेले के अंदर ले लिया है और उसके अंदर जो आंवला का घी में भुना हुआ पल्प है उसको मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालता रहता हूँ। जैसे जैसे पिघलता जाता है वैसे वैसे मैं डालता रहता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि इसके छोटे छोटे कण अंदर रह ना जाए, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा करके पूरा मैंने डाल दिया है। इसके अंदर जो घी है वो भी अंदर डाल देना है। ये लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था, ये पूरा का पूरा अंदर डाल दिया है। और जो छोटी तपेली में थोड़ा सा घी बचा है उसको भी मैं काढ़ा का लिक्विड है उससे साफ करके चाशनी का काढ़ा के अंदर मिक्स करने वाला हूँ। साथ ही गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर तवेता चलाने से कुछ देर बाद जो पल्प का भाग जो मिक्स किया है वो पूरा का पूरा काढ़ा का जो पानी है उसके अंदर मिक्स होके पिघल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मिश्री डालना है। मैं थोड़ी थोड़ी करके अंदर डाल देता हूँ ताकि ये पिघलती जाए। एक साथ डालने से जल्दी से पिघलेगी नहीं। ये थोड़ा थोड़ा करके अंदर डाल रहा हूँ। अब मैंने पूरी मिश्री काढ़े के अंदर डाल दी है। अब ये जो मिक्सचर दिखाई दे रहा है वो काढ़ा, आंवला का पल्प और मिश्री तीनों का मिश्रण है और मिश्री भी अंदर पिघल गई है और जो आंवला का पल्प था वो तो पूरा का पूरा पिघल गया है। अब 1.5 घंटे के बाद चाशनी तैयार हो रही है ऐसा लग रहा है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ऐसे 1-2 बूंद रख देते हैं जो तपेली की जार पर रखते और बाद में एक कांच के ग्लास के अंदर पानी भर के उसके अंदर मैं इस चाशनी की बूंद डालता हूँ। ये एकदम नीचे चिपक गई है, फैली नहीं है। तो अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। उसको हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और अब प्रक्षेप द्रव्य को इसके अंदर मिक्स करते हैं। प्रक्षेप द्रव्यों को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए और तवेता हिलाते जाए, ऐसे ही मिक्स करना है ताकि प्रक्षेप चूर्ण अच्छे से मिक्स हो जाए। हम धीरे धीरे तवेता चलाते जाते हैं और प्रक्षेप चूर्ण को भी डालते रहते हैं। ऐसे करते धीरे धीरे ये मिक्स होता जाता है। अब प्रक्षेप चूर्ण पूरा का पूरा मिक्स हो चुका है तो अभी थोड़ी देर तवेता चलाना है। अब प्रक्षेप चूर्ण अंदर मिक्स हो चुका है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा मिश्रण कंप्लीट बन चुका है। अब इसको हम रख देते हैं। अब हमारा च्यवनप्राश तैयार हो चुका है।
अब 2-3 दिनों के लिए एक बंद कमरे के अंदर मैं इसको जाली से ढककर रख देता हूँ। 3 दिनों तक इसको ऐसे ही ठंडा होने देना है। 3 दिनों के बाद जब ठंडा हो जाएगा तभी मैं शहद मिक्स करने वाला हूँ। अब ठंडा होने के बाद तीसरे दिन मैं इसके अंदर शहद मिक्स कर रहा हूँ। लगभग 700 ग्राम जितना शहद मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। ये शहद जो है वो अपने गुणों के साथ नेचुरल प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। शहद डालने के बाद लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही तवेता चलाते रहना है ताकि शहद और च्यवनप्राश कंप्लीटली मिक्स हो जाए। मैं तवेता चलाता जाता हूँ और इसको मिक्स करता जाता हूँ। अब बारी है च्यवनप्राश के जार भरने की। मैंने 500-500 ग्राम के हिसाब के जार लिए हैं और ये फूड ग्रेड प्लास्टिक के जार है। हर एक की कैपेसिटी 500 ग्राम जितनी है और मैं एक एक करके जार को भर लेता हूँ। मुझे ये च्यवनप्राश भेजना है। मेरा एक फ्रेंड है स्विट्ज़रलैंड में, मिस्टर फैबियन, और उसकी वाइफ मिसेस निकोल है। ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं और पिछले 3 साल से मैं इन लोगों को च्यवनप्राश भेज रहा हूँ। उनको भी बहुत पसंद। ये जो दिख रहा है वो 23 किलो च्यवनप्राश पूरा फैबियन को ही भेजने वाला हूँ। अब इसको मैं सील पैकिंग कर लेता हूँ एक सिंपल घर की मेथड से। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको सील पैकिंग कर रहा हूँ। कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है इसके अंदर। एक एक करके सबको पैक कर लिया है मैंने। ये एल्यूमिनियम फॉइल से मैं पैक कर रहा हूँ। सील पैक होने के बाद सभी के ढक्कन मैंने फिट कर दिए हैं और अब इसके ऊपर लेबलिंग लगवाना है। लेबलिंग के लिए जो स्टिकर तैयार की है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, वेट और उसकी MRP लिखना है। उसको भी मैंने हैंड हेल्ड प्रिंटर से लिख लिया है। एक एक करके सभी स्टिकर्स तैयार हो गए और अब एक एक करके इस जार के ऊपर चिपका देते हैं, तब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे मैंने जो PVC के स्टिकर्स बनवाए थे उसको अब चिपका देते हैं। ये सभी जार अब तैयार हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये है मेरी च्यवनप्राश की पूरी रेसिपी और मेरा च्यवनप्राश का नाम मेरे नाम से ही है, डॉक्टर कमलेश च्यवनप्राश। आपने च्यवनप्राश निर्माण की पारंपरिक विधि की पूरी जानकारी ली। अब बात करते हैं इसके उपयोग और फायदों की। नियमित रूप से सेवन करने से च्यवनप्राश से शरीर मजबूत होता है, ताकतवर होता है और एक नई एनर्जी का संचार होता है। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है और भूख ज़्यादा लगती है। दिमाग तेज होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। हृदय और मूत्र संबंधी विकारों में लाभदायी है। कफ, दमा, खांसी और फेफड़ों के विकारों में भी लाभदायी है। बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर व्यक्तियों की हेल्थ को सुधारता है। इससे मांसपेशियां मजबूत होती है और शरीर ताकतवर बनता है। स्किन में एक नई चमक आती है। आंखों का तेज भी बढ़ता है। वृद्धावस्था जनित बीमारियों में अच्छा लाभ होता है। इससे एक लंबा और स्वस्थ आयुष्य मिलता है। अब बात करते हैं च्यवनप्राश को कब, कितनी मात्रा में और कैसे लेना चाहिए। तो च्यवनप्राश को किसी भी मौसम में और दिन के किसी भी समय में लिया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को पित्त जनित बीमारियां है या फिर पित्त का प्रकोप हो जाता है या फिर पित्त की प्रकृति है, उन लोगों को गर्मियों के मौसम में च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए। बाकी किसी भी मौसम में ले सकते हैं। दिन में भी, दिन के शुरुआत के भाग में या फिर सुबह में च्यवनप्राश लेना सबसे अच्छा है। सुबह में खाली पेट भी आप ले सकते हैं और खाली पेट लेने के बाद 1 घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। यदि आपने सुबह में नाश्ता कर लिया है तो नाश्ता करने के 1 घंटे बाद च्यवनप्राश ले सकते हैं। शाम को या रात को च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रात में हमारा शरीर आराम चाहता है और इस समय में उसका अच्छे से पाचन नहीं होता है।
च्यवनप्राश की मात्रा, तो वयस्क लोग होते हैं वो 2 छोटे चम्मच मतलब 10 से 15 ग्राम जितना च्यवनप्राश एक दिन में ले सकते हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अपनी शरीर की शक्ति के अनुसार 1-2 छोटे चम्मच ले सकते हैं। और बच्चों को 1 छोटा चम्मच जितना च्यवनप्राश एक दिन में देना चाहिए। अब बात करते हैं च्यवनप्राश कैसे लेना है। तो च्यवनप्राश को गर्म दूध या गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। पहले च्यवनप्राश ले लेना है, उसके बाद आप गर्म दूध पीते हैं तो सबसे बेहतर है। अगर किसी को दूध पीने की आदत नहीं है तो वो गर्म पानी के साथ ही ले सकते हैं, लेकिन ठंडा दूध या ठंडा पानी के साथ च्यवनप्राश कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे च्यवनप्राश का अच्छे से पाचन नहीं होगा और पेट में भारीपन भी हो सकता है। दोस्तों, च्यवनप्राश सिर्फ अवले नहीं है, बल्कि हमारे ऋषियों द्वारा बताया गया एक संपूर्ण स्वास्थ्य रसायन है। यह शरीर को अंदर से मजबूत करता है, पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। पर इसका असली फायदा तभी मिलता है जब इसको सही मौसम में, सही मात्रा में और नियमित रूप से सेवन किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में हमें बताइए कि क्या आप नियमित रूप से च्यवनप्राश लेते हैं कि नहीं लेते हैं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आयुर्वेद की स्वास्थ्य ज्ञान यात्रा के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।